बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट पोलर फॉर्म एंड इट्स एप्लीकेशंस। पोलर फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज इनकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टिगेट करेंगे। उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर अच्छी तरह सुन लिया होगा और उस लेक्चर से रिलेटेड जो इशू होंगे वो आप लोगों ने देख लिए होंगे या उनके लिए आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं थ्रू योर स्टडी सेंटर। तो पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जानने के लिए पहले हम जस्ट ये देखते हैं कि लास्ट लेक्चर्स में हमने रियल नंबर सिस्टम्स को डिस्कस किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था और रियल नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के कंपैरिजन पे बात की थी। इसमें लास्ट लेक्चर्स में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जस्ट वो रिकॉल करते हैं हम, देन हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रेजेंट किया था कि ऐसे तमाम नंबर जो z इक्वल टू a प्लस आयोटा b फॉर्म के होते हैं, जिसमें a b बोथ आर रियल एंड आयोटा इज इक्वल टू √-1, इस टाइप के नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर डिक्लेयर किया था हमने। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कैपिटल C सिंबल से डिनोट किया था और इनकी ज्योमेट्री इम्पॉर्टेंट थी कि ज्योमेट्रिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यूक्लिडियन प्लेन में ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर नंबर -2 + 3 आयोटा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रा होगा, जिसमें x एक्सिस पे हम -2 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, y एक्सिस पे 3 यूनिट डिस्टेंस लेंगे और ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में -2 और 3 यूनिट डिस्टेंस पे ड्रा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी। लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्री की इम्पॉर्टेंस पे बात की थी कि ज्योमेट्री किसी भी स्ट्रक्चर में क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। सेम केस में हम देखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें भी ज्योमेट्री बहुत मेजर रोल प्ले करती है। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉन्जुगेट्स डिफाइन किए थे और कॉन्जुगेट्स की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी लिखी थी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी ये थी कि अगर Z1 Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट ये इक्वल होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट के। और इस प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए मैंने आपको आउटलाइंस बताई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने उन आउटलाइंस को फॉलो करके इसका प्रूफ इजीली कर लिया था बिकॉज क्वाइट सिंपल कैलकुलेशंस थी जिसमें आपने इनको फॉलो करना था। जैसे हमने पहले बात की कि आज के लेक्चर्स में हम पोलर फॉर्म और इसकी एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर्स की आउटलाइंस देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मेजर पॉइंट्स, फोकस हमारा किन पॉइंट्स पे रहेगा। सबसे पहले तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म देखेंगे, देन पोलर फॉर्म की एप्लीकेशंस में पावर्स और रूट फाइंड करना सीखेंगे और आखिर में हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इसी तरह रियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ का आपस में कंपैरिजन देखेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर्स वी डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो उनकी रिप्रेजेंटेशंस होती है। तो हमने बात ये की थी कि ये अगर XY पॉइंट है तो X इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है और Y इसका X एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस होता है इस पॉइंट का। नेक्स्ट, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं जिनको हम यूज़ करके पोलर फॉर्म को ड्रॉ करेंगे। रिकॉल करें कि 2 डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर्स जो होते हैं उनके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नॉर्मली हम 2 लेते हैं, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। तो जस्ट अगर हम एज ए रिकॉल देखें तो a अगर सपोज मैं वेक्टर लेता हूँ whose कंपोनेंट्स आर x एंड y, तो a वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है xi प्लस yj। और बेसिकली ये वेक्टर अगर हम स्केच करें तो
पोजीशन वेक्टर ऑलवेज ड्रॉ होता है फ्रॉम ओरिजिन। जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं आप कि हम ओरिजिन O से लेकर इस पॉइंट से P तक पोजीशन वेक्टर OP ड्रॉ कर रहे हैं। अब OP वेक्टर की अगर हम मैग्नीट्यूड स्टडी करें तो OP वेक्टर की मैग्नीट्यूड बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर ये इक्वल आती है √x² प्लस y²। और अगर इस वेक्टर की हम डायरेक्शन नोट करें तो डायरेक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये नॉन ज़ीरो वेक्टर होना चाहिए, बिकॉज अगर ये नल वेक्टर हुआ तो नल वेक्टर की आर्बिट्ररी डायरेक्शंस होती है, हम डायरेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे, उसमें आर्बिट्ररी डायरेक्शंस हम लेते हैं। सो आई एज्यूम कि ये OP वेक्टर एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है। अब OP वेक्टर की डायरेक्शन हम थीटा से फाइंड करते हैं। एलिमेंट्री लेवल पे आपने सीखा होगा कि थीटा फाइंड करने का फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स y/x। इसी चीज़ को अगर हम डिस्टेंस के सेंस में देखें तो अगर हम O पॉइंट का P पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो OP डिस्टेंस जो है ये इक्वल आता है √x-0² प्लस y-0², राइट। दिस इज इक्वल टू √x² प्लस y²। सो OP वेक्टर की लेंथ जो है ये बेसिकली ओरिजिन और P पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस होता है। और अगर हम वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट्स बनता है वो y है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x है। इस रिप्रेजेंटेशन को हम यूज करते हुए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वेक्टर फॉर्म देखेंगे। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वेक्टर्स के आइडिया से या पोलर फॉर्म के आइडिया से लिंक करने के लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि वेक्टर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी मैग्नीट्यूड एंड देन उसकी डायरेक्शन। सो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे और इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर से हम एक डायरेक्शन भी अटैच करेंगे। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर लिंक हो जाएंगे 2 डायमेंशन में वेक्टर्स के साथ। मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जब डिफाइन की जाती है तो अगर हम z = x + i/y एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड डिफाइन होती है √x² प्लस y²। बिकॉज लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है इसलिए ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट से हम मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। अब मॉडुलस की कुछ मेजर प्रॉपर्टीज जैसे हमने इनलिस्ट की हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज z mod square = z कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम काफ़ी फर्दर प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टिगेट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है z मॉडुलस स्क्वायर = z कॉन्जुगेट, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और उसके कॉन्जुगेट को लिंक करती है। सेकंड प्रॉपर्टी z कॉन्जुगेट मॉडुलस = z मॉडुलस। तो कॉन्जुगेट का और नंबर का मॉड सेम होता है बिकॉज इसको अगर आप ज्योमेट्रिकली भी देखें तो हमारे पास अगर सपोज यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z पड़ा है तो कॉन्जुगेट, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका मिरर इमेज होता है व्हेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन x एक्सिस। तो यहाँ से अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड को बात करें तो मैग्नीट्यूड जितनी O से Z तक लेंथ बन रही है एग्जैक्टली उतनी लेंथ रफली O से Z डैश तक बन रही है। तो ये दोनों लेंथ्स या डिस्टेंसेस ऑलमोस्ट 100% सेम होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम रियल पार्ट लेते हैं तो रियल ऑफ z ऑलवेज लेस और इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ z से। एंड सिमिलरली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो होता है ये लेस और इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ z से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी z1 z2 प्रोडक्ट का मॉडुलस ये इक्वल होता है z1 मॉडुलस मल्टीप्लाइड विद z2 मॉडुलस। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें बताती है
कि प्रोडक्ट का मॉडुलस ऑलवेज मॉडुलस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर हम Z1 को डिवाइड करें एक नॉन ज़ीरो नंबर Z2 से, तो यहाँ पे Z2 पे रिस्ट्रिक्शंस है कि Z2 शुड बी नॉन ज़ीरो, बिकॉज आप जानते हैं कि डिवीजन की कंडीशन है डिवाइजर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो Z1 और Z2 की मैग्नीट्यूड ये इक्वल होती है Z1 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय Z2 मैग्नीट्यूड, यानी कोशेंट की मैग्नीट्यूड के कोशेंट के इक्वल होती है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने इसमें स्टेट की है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बिकॉज ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर की मॉड फाइंड करना सिखाएगी। मेनली अभी हम इसका जब प्रूफ देखेंगे इस प्रॉपर्टी का, तो हम n को एन इंटीजर एज्यूम करके करेंगे, बट ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है इवन n इज ए रैशनल नंबर। अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी का अगर हम जस्ट प्रूफ का स्केच देखें, तो z mod स्क्वायर इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि z स्टैंडर्ड फॉर्म में है x प्लस आयोटा y है, तो इसका जो कॉन्जुगेट डिफाइन होगा वो होगा x माइनस आयोटा y। अब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें, तो z कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट इक्वल है x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाइड विद, अब ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा एक्स वाई एंड माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दोनों नंबर सेम है विद ऑपोजिट साइन, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, सो दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड नेट रिजल्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो हम प्रूफ करने जा रहे थे कि z कॉन्जुगेट इक्वल होता है z मॉडुलस स्क्वायर के, उसकी फर्स्ट साइड प्रूव होगी। अब अगर उसकी हम सेकंड साइड देखें तो z मॉडुलस इक्वल होता है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तो दिस इम्प्लाइज z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सेकंड आ गया हमारे पास। तो फ्रॉम 1 and 2 आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि z कॉन्जुगेट इक्वल है z मॉडुलस के स्क्वायर के। तो ये कंप्लीट प्रूफ था इस प्रॉपर्टी का। सेकंड हमने प्रॉपर्टी स्टेट की कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर रियल पार्ट लें तो वो ऑलवेज उसके मॉडुलस से लेस होता है। तो इसके प्रूफ का स्केच देखते हैं कि लेट, अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि z इन स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा y, तो इसका रियल पार्ट लें, सो रियल ऑफ z इज x एंड अगर हम इसका मॉडुलस डिफाइन करें तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब रियल नंबर्स की एलिमेंट्री प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि एज x इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है मॉडुलस ऑफ z के, दिस इम्प्लाइज x इज लेस आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसके मॉडुलस से लेस होता है। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसके लिए हमें जस्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। लेट कर लेते हैं कि z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। अब हम इनका प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, तो z1 z2 प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू x1 x2 प्लस
iota x1 y2 plus iota x2 y1 and iota square is equal to -1, so next term is -y1 y2। तो अगर हम इसका मॉडुलस लें z1 z2 प्रोडक्ट का मॉडुलस, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर विच इज x1 x2 माइनस y1 y2 का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज x1 y2 प्लस x2 y1 होल स्क्वायर एंड दिस इज होल अंडर रूट, राइट। नाउ अगर आप इसको ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप नोट करना कि आफ्टर ओपनिंग एंड सिंप्लीफिकेशन ये टर्म बनेगी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर अंडर द रूट एंड दिस इज इक्वल टू ऑफ कोर्स अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर into under the root x2 square plus y2 square, means this is equal to modulus of z1 into modulus of z2। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोडक्ट का मॉडुलस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट हम कोशेंट का मॉडुलस देखते हैं कि कोशेंट का मॉडुलस के कोशेंट के इक्वल कैसे होता है। तो इसके लिए हमें z1 z2 2 नंबर लेने पड़ेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं कि z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 विद कंडीशन z2 इज नॉट इक्वल टू 0। दिस implies z1 divided by z2 is equal to x1 plus iota y1 divided by x2 plus iota y2। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन करने के लिए मैंने बताया था कि आपने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो x2 माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करें और x2 माइनस आयोटा y2 से डिवाइड भी करें और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो भी नंबर आए आप उसका मॉडुलस ले लें, राइट। ये जो भी आंसर आए इसका मॉडुलस इसको नंबर 1 कह दें। सिमिलरली आप z1 का मॉडुलस इंडिपेंडेंटली फाइंड करें विच इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। z2 का मॉडुलस डिफाइन करें विच इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब इनको डिवाइड करें आप, तो दिस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय z2 मॉडुलस, ये इक्वल आ जाएगा अंडर द रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और अंडर द रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो इसको इक्वेशंस 2 के, अब आप देखेंगे इक्वेशंस 1 और 2 का आंसर सेम आता है, तो यहाँ से ये रिजल्ट इम्प्लाइज हो जाता है कि z1 और z2 मॉडुलस इक्वल आ गए z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय z2 मॉडुलस। तो यहाँ तक हमने कोशेंट का मॉडुलस देख लिया, प्रोडक्ट का मॉडुलस देख लिया, z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू z कॉन्जुगेट के इक्वल देख लिया। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी z मॉडुलस टू द पावर z मॉडुलस की पावर n इज इक्वल टू मॉड ऑफ z होल पावर n। जस्ट लास्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास z पावर n का मॉडुलस हो तो वो z मॉडुलस होल पावर n के इक्वल कैसे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूव करते हैं कि फॉर n इज इक्वल टू 2। इसको हम लिबनीज टेक्निक ऑफ जनरलाइजेशन से स्टडी कर रहे हैं। n इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ हम z स्क्वायर लेंगे, z स्क्वायर को z मल्टीप्लाइड विद z लिखें, देन
प्रोडक्ट वाला रिजल्ट अप्लाई करें कि प्रोडक्ट का मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस के प्रोडक्ट के, तो ये इक्वल आता है z मॉड होल स्क्वायर के। तो हमने देखा कि ये रिजल्ट ट्रू हो जाता है फॉर n इक्वल टू 2। अब फॉर n इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं, z की पावर 3 का मॉडुलस, इसको ब्रेक करें टू कॉम्प्लेक्स नंबर में z स्क्वायर इंटू z में। अगेन प्रोडक्ट का मॉडुलस के प्रोडक्ट के इक्वल ये रिजल्ट यूज़ करें, और ये इससे पहले जो हमने रिजल्ट प्रूफ किया है ऊपर कि z स्क्वायर का मॉडुलस इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर, ये यूज़ करें। सो दिस इज इक्वल टू z मॉड होल स्क्वायर, राइट। अब रियल नंबर्स की बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये हमारे पास पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये z मॉड की पावर 3 होगी। सिमिलरली अगर हम इसको जर्नलाइज करते रहें तो हम जर्नल फॉर्मेट में कह सकते हैं कि z पावर n इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z होल पावर n। फॉर n इक्वल टू 0 द रिजल्ट इज क्वाइट ट्रिवियल, बिकॉज n 0 लें तो लेफ्ट साइड का मॉडुलस z पावर 0 हम एज्यूम करते हैं 1 है, राइट साइड का भी आंसर 1 है, सो 1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर नेगेटिव इंटीजर अगर हम रिजल्ट को देखें तो लेट n इज इक्वल टू माइनस m, वेयर m इज पॉजिटिव, तो z पावर n नो बिकम्स z की पावर माइनस m, दिस इज 1 ओवर z की पावर m। कोशेंट वाला रिजल्ट अप्लाई करें तो 1 का मॉडुलस 1 और z पावर m का मॉडुलस, और z पावर m का मॉडुलस z पावर m होता है, राइट। और अब इसको अगेन इस तरह फार्मूलेट करें कि दिस इज z मॉडुलस होल पावर m एंड z मॉड पावर n आ गया, तो यहाँ से ये रिज़ल्ट फॉलो हो जाता है। सिमिलरली आप इस रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं, और होपफुली नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको देखेंगे भी कि इवन n हम रैशनल नंबर ले लें तो ये रिज़ल्ट फिर भी ट्रू होता है। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रहे हैं नोन एज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी बेसिकली हमें मॉडुलस के दरमियान रिलेशन बताती है कि अगर z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हों तो उनके सम का मॉडुलस ऑलवेज लेस आर इक्वल होता है फर्स्ट नंबर का मॉडुलस प्लस सेकंड नंबर का मॉडुलस, एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू z1 मॉडुलस माइनस z2 मॉडुलस होल मॉडुलस। ओके, अब इस प्रॉपर्टी को हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्यों कह रहे हैं, पहले नाम की जस्टिफिकेशन देखते हैं, देन इसका प्रूफ करते हैं हम। बेसिकली अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ज्योमेट्रिकली अगर ड्रॉ किया जाए तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इनको प्लेन में स्केच किया जाता है। z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अस सपोज इसी तरह z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लें। अब बाय हेड टू टेल रूल, बिकॉज हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो बाय हेड टू टेल रूल जब आप इन वेक्टर्स को ऐड करें तो रिजल्टेंट वेक्टर z1 प्लस z2 ये वाला वेक्टर आता है, z1 प्लस z2। अब लॉ ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करें तो z1 प्लस z2 वेक्टर की लेंथ जो बनती है वो है z1 प्लस z2 मॉडुलस, z1 वेक्टर की लेंथ है z1 मॉडुलस, z2 वेक्टर की लेंथ है z2 मॉडुलस, एंड लॉ ऑफ ट्राइंगल कि ट्राइंगल की कोई से भी दो साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल होता है थर्ड साइड की लेंथ से। तो सो इस वजह से इस प्रॉपर्टी को हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी के प्रूफ के लिए हम इसका स्टार्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी से लेंगे मॉडुलस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनइक्वालिटी का ये पोर्शन प्रूफ कर रहा हूँ कि z1 प्लस z2 होल मॉडुलस इज लेस आर इक्वल टू z1 मॉडुलस प्लस
Z2 मॉडुलस। सो इसके लिए मैं Z1 प्लस Z2 मॉडुलस कंसीडर करता हूँ। इसका स्क्वायर लें, दिस इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाइड विद Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, बिकॉज हमने प्रूफ किया था कि Z मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू Z कॉन्जुगेट के, ये रिजल्ट यूज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं इसको, बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज देखी थी कि Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का सम इक्वल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम के कॉन्जुगेट के। इस रिजल्ट को हमने यूज किया। अब इस स्टेप पे हमारे पास ये इनफैक्ट Z1 प्लस Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनका प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम इनका प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। दिस इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z2 कॉन्जुगेट। अब सेम फर्स्ट रिजल्ट दोबारा यूज करें तो दिस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस का स्क्वायर। ये टर्म मिडल टू टर्म्स हम एज इट इज लिख लेते हैं और लास्ट टर्म अगेन Z कॉन्जुगेट है और लास्ट टर्म अगेन Z2 कॉन्जुगेट है, तो दिस इज इक्वल टू Z2 मॉडुलस का स्क्वायर। अब जैसे आज हमने लेक्चर्स के स्टार्ट में कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी रिकॉल की थी कि Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट ये इक्वल होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूं, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट के। यहाँ पे आप Z1 Z2 कॉन्जुगेट की जगह Z2 Z1 कॉन्जुगेट भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों सेम होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम प्रॉपर्टी ये वाली यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो रियल पार्ट होता है वो ऑलवेज लेस आर इक्वल होता है उसके मॉडुलस के। सो Z1 प्लस Z2 होल मॉडुलस स्क्वायर दिस बिकम्स लेस आर इक्वल टू Z1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 मॉडुलस के स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस का कॉन्जुगेट प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट यूज कर लिया कि प्रोडक्ट का मॉडुलस मॉडुलस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब क्योंकि हमारे पास Z2 का मॉडुलस और Z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होता है, तो इस रिजल्ट को हम यूज करें तो इस फैक्टर की जगह ये Z2 मॉडुलस आ जाएगा। तो अब बिकॉज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए रियल नंबर, सो दिस बिकम्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स दिस इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ओके, अब अगर हम लेफ्ट साइड से इसका कंपैरिजन देखें तो बेसिक इनइक्वालिटीज जो चल रही थी इन दोनों साइड्स के दरमियान वो लेस आर इक्वल थी। So this is less or equal to Z1 modulus square. So this is equal to Z1 modulus plus Z2 modulus whole square. दोनों साइड्स का अंडर रूट लें तो Z1 modulus plus Z2 modulus this is less or equal to Z1 modulus plus Z2 modulus. तो
ट्राइंगल इनइक्वालिटी की एक साइड हमारे पास प्रूव होगी, जिसमें हम देख रहे थे कि Z1 प्लस Z2 होल मॉडुलस लेस आर इक्वल होना चाहिए Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस से। ज्योमेट्रिकली भी हमने इसको देखा। अब इस ट्राइंगल की इनइक्वालिटी की हम सेकंड साइड प्रूव करते हैं, यानी Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस होल मॉडुलस इज लेस आर इक्वल टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के सेकंड पार्ट के प्रूफ के लिए पैटर्न ये है कि आप कंसीडर करें Z1, तो Z1 को हम रीराइट कर सकते हैं Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 से। जस्ट ट्रिक यूज की कि Z2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद दोनों साइड्स का मॉडुलस लें, तो Z1 मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 होल मॉडुलस। अभी हमने रिजल्ट प्रूफ किया है कि सम का मॉडुलस ऑलवेज लेस आर इक्वल होता है मॉडुलस के सम के। तो इनइक्वालिटी 1 को अगर यूज करें विद फर्स्ट टर्म Z1 माइनस Z2 एंड सेकंड टर्म Z2, तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी लेस आर इक्वल टू Z1 माइनस Z2 होल मॉड प्लस Z2 मॉड। अब Z2 मॉड को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड इज लेस आर इक्वल टू Z1 माइनस Z2 होल मॉड। अब Z2 बिकॉज आर्बिट्ररी नंबर है, आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो Z2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन पर्टिकुलर मैं Z2 को रिप्लेस कर रहा हूं विद माइनस Z2। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास इस फॉर्म में जनरेट हो जाएगी, एंड दिस इम्प्लाइज Z1 मॉडुलस माइनस Z2 मॉडुलस लेस आर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 होल मॉडुलस। तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट यूज कर लिया है कि Z मॉडुलस और नेगेटिव Z मॉडुलस सेम होते हैं, इसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, दिस इज इनइक्वालिटी नंबर 2। सिमिलरली अब अगर हम इनइक्वालिटी 2 में रिप्लेस कर लें Z1 को विद Z2 एंड Z2 को विद Z1, मींस इंटरचेंज कर लें Z1 और Z2 को, तो इंटरचेंज करने के बाद इनइक्वालिटी 2 ये आ जाएगी, इंटरचेंज Z1 एंड Z2। और यहाँ फिर इंटरचेंज की लॉजिक ये है कि ये आर्बिट्ररी नंबर्स हैं, सो इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। This becomes Z2 modulus minus Z1 modulus less or equal to Z2 plus Z1 modulus। अब लेफ्ट साइड से एक नेगेटिव साइन कॉमन लें, तो ये इनइक्वालिटी आ गई। और राइट साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अंडर एडिशन कम्यूटेटिव होते हैं, तो कम्यूटेटिव ला लगाएं, तो ये Z1 प्लस Z2 मॉडुलस। ये इनइक्वालिटी नंबर 3 आ गई। रियल नंबर की एक बेसिक प्रॉपर्टी वो ये होती है कि अगर x लेस आर इक्वल टू सम नंबर a हो, माइनस x भी लेस आर इक्वल टू a हो, तो ये इम्प्लाइज कर देता है कि मॉड x भी लेस आर इक्वल टू a है। तो अब ये इनइक्वालिटी हम यूज करते हैं 2 और 3 पे, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड रियल नंबर होता है। तो इस लेफ्ट वाले नंबर को एज ए x ट्रीट करें, राइट वाले नंबर को एज ए a ट्रीट करें, तो दिस नंबर x इज लेस आर इक्वल टू a। सिमिलरली 3 में देखें तो माइनस x इज लेस आर इक्वल टू a। सो फ्रॉम 2 and 3 वी हैव मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 is less or equal to Z1 plus Z2 modulus। This is our inequality number 4। अब आप इनइक्वालिटी 1 और 4 को कंबाइन करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉलो हो जाती है। तो ये कंप्लीट प्रूफ था ट्राइंगल इनइक्वालिटी का। ट्राइंगल इनइक्वालिटी की एप्लीकेशंस के हवाले से बात करें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत सी जगह पे हम
ट्राइंगल इनइक्वालिटी को यूज़ करके रिजल्ट प्रूफ करते हैं। होपफुली कमिंग लेक्चर्स में हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे डिफरेंट जगहों पे कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी को यूज़ करके इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव किए जाते हैं। ओके, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके एक और पैटर्न जो है स्टडी का वो होता है कि सेट ऑफ पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन मींस कर्व्स को जनरेट करना यूजिंग मॉडुलस प्रॉपर्टी। और आप कह सकते हैं कि कर्व्स को जब हम कार्टेशियन फॉर्म में स्टडी करते हैं रियल एनालिसिस में या कैलकुलस में, तो यहाँ हम उनके अल्टरनेटिव कॉम्प्लेक्स में उनका फॉर्म देखेंगे कि कर्व की कॉम्प्लेक्स में फॉर्म कैसे बनती है। इसके लिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, डिस्क्राइब द सेट ऑफ पॉइंट्स z in the complex plane that satisfies the relation z modulus is equal to z minus iota modulus। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन जिसमें हम किसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के थ्रू पाथ डिस्क्राइब किया करेंगे कि z पॉइंट किस पाथ को फॉलो कर रहा है, उसका पैटर्न नॉर्मली ये होता है कि हम स्टार्ट लेते हैं गिवन इक्वेशन से, गिवन z मॉडुलस इज इक्वल टू z माइनस आयोटा मॉडुलस। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेट करें, तो दिस इम्प्लाइज दोनों साइड्स पे z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें एंड दिस इम्प्लाइज x प्लस आयोटा वाई मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू आयोटा होल मॉडुलस। मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करें, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वेयर। अब अंडर रूट को एलिमिनेट करने के लिए आप दोनों साइड्स का स्क्वायर लें, स्क्वायर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। अंडर रूट रिमूव हो गया, तो अब राइट साइड को अगर हम ओपन करें तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों साइड से एडजस्ट करें तो ये इक्वालिटी बन जाती है 0 इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 1 एंड दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 1 एंड दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1/2। तो ये पाथ जनरेट हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये पाथ जब हमने कार्टेशियन फॉर्म में ट्रेस किया तो इसकी इक्वेशंस बनी y इज इक्वल टू 1/2। यहाँ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप को पता होना चाहिए वो ये है कि जब हम इक्वेशन ax इक्वल टू b को 1 डायमेंशन में सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन आता है x इज इक्वल टू b बाय a विद कंडीशन a इज नॉन जीरो, राइट। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री लेवल पे जब हम 2x इक्वल टू 3 को सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन 3/2 आता है। ये 1 डायमेंशनल स्पेस में इसका सॉल्यूशन है। अगर इसी का सॉल्यूशन हम 2 डायमेंशनल स्पेस में देखना चाहें तो 2 डायमेंशनल स्पेस में ax प्लस b इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस b बाय a, और you may write ax minus b equal to 0 which gives x equal to b by a। तो 2 डायमेंशनल स्पेस में इसका सोल्यूशन एक स्ट्रेट लाइन होती है। रीज़न ये है कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c ऑलवेज रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को। तो स्ट्रेट लाइन में जब x इक्वल टू सम कांस्टेंट हो तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है। इसी तरह अगर y इक्वल टू कांस्टेंट हो तो 2 डायमेंशनल स्पेस में ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है। सो हमारे पास जो इक्वेशन जनरेट हुई थी लास्ट इक्वेशन से वो थी y इज इक्वल टू 1/2। तो y इक्वल टू 1/2 को अगर हम स्केच करें प्लेन में 2 डायमेंशनल स्पेस में तो y इक्वल टू हाफ से यहाँ पे y इक्वल टू हाफ है
तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आती है विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो z जो पाथ डिस्क्राइब कर रहा है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, राइट। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये कि आपको कोई भी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, आप उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, जैसे z मॉड इक्वल टू z माइनस आयोटा मॉड गिवन था, यहाँ से आप इसका पाथ नहीं जज कर पा रहे थे कि ये पॉइंट z किस पाथ को फॉलो करता है। बट जब हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो इसकी इक्वेशन आई y इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे देख लें कि ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ x है। सो x हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जब y इक्वल टू हाफ को विद x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हम स्केच करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाती है। सिमिलरली इसके अलावा बेशुमार ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको हम सॉल्व करके पॉइंट z का पाथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट्री लेवल्स की इक्वेशंस हम देखते हैं जिसमें लेट अस सपोज इनइक्वालिटीज से हम स्टार्ट लेते हैं। रियल ऑफ z इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। आप नोट करें कि इसको सॉल्व करने के लिए जो स्टैंडर्ड पैटर्न मैंने आपको बताया कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y लेट करें, तो दिस इम्प्लाइज रियल ऑफ z गिव्स x, और बाय गिवन कंडीशन रियल ऑफ z ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एट मीन्स x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस इनइक्वालिटी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पे जो कंडीशन इम्पोज हुई है, इसमें ये इंडिपेंडेंट ऑफ y है, सो वी कैन टेक y बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। अब ज़रा इसको स्केच करके हम देखते हैं कि ये पाथ क्या है बेसिकली z का। तो इनफैक्ट नोट करें कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये x एक्सिस है और ये नेगेटिव x एक्सिस है। बिकॉज ये कंडीशन है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, सो ये पॉजिटिव साइड आएगी सारी, और इसमें y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो y आप प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो y की कंप्लीट वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं। सो ये जो साइड है कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन आया है इस इनइक्वालिटी का, राइट। रियल ऑफ z इज ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी साइड को हम कहते हैं राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, राइट। सिमिलरली अगर हम इसमें इक्वेशन लेते रियल ऑफ z लेस देन 0 लेस आर इक्वल टू 0, तो सेम पैटर्न पे आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो ये वाली साइड आएगी प्लेन की, एंड दिस इज नोन एज लेफ्ट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन। अब आप गैस करें कि अगर मैं इमेजिनरी ऑफ z ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लूँ तो इसका ग्राफ क्या होगा। बिकॉज इसमें कंडीशंस बनेगी y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस से अबव। सो ये वाला सारा सेट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट इंक्लूडेड विद x एक्सिस इसका सोल्यूशन आ जाता। दिस इज कॉल्ड अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन। And similarly, imaginary of z less or equal to 0 gives us lower side of the half plane. This is called lower half plane. तो इन एग्जांपल्स में एक तो हमने पाथ ट्रेस किए कि इनइक्वालिटीज़ के थ्रू जो बनते हैं ये राइट हाफ प्लेन, तो टोटल जो कार्टेशियन प्लेन है या कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने किया राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। सेम पैटर्न जब आप लोअर लेवल पे फॉलो करते हैं तो हम इसको टोटल प्लेन को क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे हम इसको हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर रहे हैं, अपर, लोअर, राइट एंड लेफ्ट हाफ प्लेन्स। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ ही हैं, जिसमें अब पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में स्टडी किया, मीन z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई शेप में स्टडी किया और उसको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करके देखा उसकी ज्योमेट्री के थ्रू। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक अल्टरनेट फॉर्म पढ़ने लगे नोन एज पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इस लेक्चर्स में। अब सबसे पहले एज्यूम करें कि हमारे पास एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम था, मींस कॉम्प्लेक्स प्लेन था। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होता है, एलिमेंट्री कैलकुलस में आपने सीखा होगा कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है बेसिकली, उसको थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में जाऊं तो उसमें हमारे पास एक इनिशियल लाइन होती है, राइट। तो नॉर्मली हम जब इसको एक्स वाई प्लेन से कंपेयर करते हैं तो एक्स एक्सिस को हम एज ए इनिशियल लाइन एज्यूम कर लेते हैं। अब एज्यूम करें कि यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई। अब एक्स वाई को अगर हम ट्रेस करना चाहें कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस जगह पड़ा हुआ है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होगी। तो ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब पहले इस पॉइंट को मैं ट्रेस करता हूँ यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मींस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट यूज करके इसको ट्रेस करता हूँ। तो ओरिजिन से हम मूव करना शुरू करते हैं, इस पॉइंट के डाउन तक आते हैं और यहाँ से फिर वाई एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने इस पॉइंट को ट्रेस कर लिया, ओरिजिन से अलोंग एक्स एक्सिस, देन इस पॉइंट से हम वाई एक्सिस, या आप यूँ कह सकते हैं कि इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रा करें ऑन वाई एक्सिस एंड ऑन एक्स एक्सिस। तो जो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये तो हम पहले सीख चुके हैं, या आप एलिमेंट्री कैलकुलस में इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक को आप नोट कीजिएगा कि फॉर एग्जांपल सेम आइडिया में यूज़ कर रहा हूँ कि O टू P जो वेक्टर बनता है इसकी लेंथ R है, एज्यूम ये नॉन है लेंथ, और ये O टू P R वेक्टर इनिशियली कुछ इस तरह है कि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहाँ पे ये लेंथ R के इक्वल है। अगर मैं इसको थ्रू एन एंगल थीटा रोटेट कर दूं तो ये ज्योमेट्री कुछ यूं बनेगी। सेम आर को हमने रोटेट किया है थ्रू एन एंगल थीटा। तो आप देखेंगे इस डायग्राम में जब इस आर को आप ड्रॉ कर दें एक्स एक्सिस पे और रोटेट करें थ्रू एन एंगल थीटा, तो आप इस वेक्टर की जो टिप है, एरो हेड है, वो एग्जैक्टली पॉइंट पी को पॉइंट आउट करेगा। तो इट मीन्स पॉइंट पी को अगर आप ट्रेस करना चाहते हैं तो थ्रू एक्स एंड वाई भी हम ट्रेस कर सकते हैं और पी पॉइंट को थ्रू आर एंड थीटा भी ट्रेस कर सकते हैं। तो ये आर और थीटा जो है ये पॉइंट पी के पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, राइट। तो जिस तरह हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट से जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट होता है, इसी तरह आर और थीटा से आप जो सिस्टम जनरेट करते हैं उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो आप प्लेन में कोई भी पॉइंट ड्रॉ करके देख लें, आप उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, मींस उसको थ्रू आर एंड थीटा ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर जो है ये नॉर्मली नेगेटिव भी सम टाइम गिवन होता है, या तो ये आर नेगेटिव इस तरह होगा कि पॉइंट आप किस डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ओ पी की डायरेक्शन में से आर हमने पॉजिटिव लिया, तो आप इसको अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे, इस डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे, तो नॉर्मली हम आर को नेगेटिव से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिएगा कि आर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अब ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम इम्पोज कर देते हैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और इम्पोज इस तरह करते हैं कि इनिशियल लाइन कोइंसाइड कर जाए एक्स एक्सिस के साथ, राइट, और ओरिजिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओ जो है ये कोइंसाइड कर जाए हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से। तो जो हम बात कर रहे हैं इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम था,
हमारे पास, और ये आपके पास O पॉइंट है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और ये समझ लें इनिशियल लाइन है जो डॉटेड मैंने शो की है। तो अब मैंने एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इम्पोज कर दिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब मेजर किए गए तो वो XY थे, और पोलर कोऑर्डिनेट में इनफैक्ट इसके कोऑर्डिनेट R और थीटा हैं। तो हम यहाँ इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि आया अगर आपको XY गिवन हो तो आप R और थीटा फाइंड कर सकते हैं या नहीं फाइंड कर सकते, और सिमिलरली अगर R और थीटा गिवन हो तो XY कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेसिकली जब भी हम टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को लिंक करते हैं तो हम दोनों डायरेक्शन से इसको देखते हैं कि XY इन टर्म्स ऑफ R थीटा फाइंड किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, और R थीटा इन टर्म्स ऑफ XY फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस डायग्राम में मैं X और Y को फाइंड कर रहा हूँ यूजिंग R एंड थीटा। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि O सपोज ओरिजिन है, ये P वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट XY हैं, राइट, और इसके पोलर कोऑर्डिनेट R और थीटा हैं। तो यहाँ P पॉइंट से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की X एक्सिस पे से, इस पॉइंट को मैं Q कह लेता हूँ। तो आप नोट करें OPQ हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट होगी जिसमें राइट एंगल 90 Q पॉइंट पे बन रहा है। अब 90 एंगल के सामने हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज आ गया। फिलहाल इसकी जो बेस है इसको अगर मैं यहाँ पे स्केच करूँ तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। O पॉइंट, R डिस्टेंस, ये Y कोऑर्डिनेट, ये X कोऑर्डिनेट। तो X और Y की आप ज़रा रेशो लें, तो X डिवाइडेड बाय R बेस अवर हाइपोटेन्यूज, दिस गिव्स अस cos थीटा, एंड Y डिवाइडेड बाय R गिव्स अस sin थीटा। सो यहाँ से हम देखते हैं कि X इक्वल आ गया R cos थीटा के, और यहाँ से Y इक्वल आ गया R sin थीटा के। तो इस डायग्राम में जैसे हमने शो किया है X इक्वल टू R cos थीटा के इक्वल है और Y इक्वल है R sin थीटा के। तो नोट करें कि अब अगर आपको R और थीटा गिवन हो तो आप X इक्वल टू R cos थीटा में R और थीटा पुट करके X फाइंड कर सकते हैं, और Y इक्वल टू R sin थीटा में R और थीटा पुट करके Y फाइंड कर सकते हैं। मीन्स पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स उसके फाइंड कर लिए। अब हम अदर वे राउंड देखते हैं। अब अदर वे राउंड देखने के लिए आपके पास X और Y गिवन है, आपने R और थीटा फाइंड करने हैं। तो आप नोट करें कि X इक्वल टू R cos थीटा और Y इक्वल टू R sin थीटा। इन इक्वेशंस को जस्ट स्क्वायर और ऐड कर लें हम, तो ये हमारे पास R स्क्वायर इक्वल आ जाएगा X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर के, और यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। और अगर मैं थीटा फाइंड करना चाहूँ तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स Y ओवर X। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इक्वेशन जनरेट होती है कि आप Y इक्वल टू R साइन थीटा को डिवाइड कर दें X इक्वल टू R कॉस थीटा से, तो R बैलेंस हो जाएगा और साइन ओवर कॉस टेंजेंट थीटा इक्वल टू Y ओवर X, एंड दिस गिव्स अस थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स Y अपॉन X। अब यहाँ पे नोट करें कि हम जब डिवाइड कर रहे हैं X से तो हमारे पास Y और X दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। रीज़न ये है कि अगर Y X दोनों ज़ीरो हो गए तो ये 0 बाय 0 फॉर्म होगी। इट मीन्स अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू 0 है, मीन्स 0 प्लस 0 आयोटा है, या ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में 0 0 है, तो इसके अगेंस्ट आप थीटा नहीं फाइंड कर सकते। रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल, बिकॉज थीटा किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे नल Z इक्वल टू 0 हमारे पास एक नल वेक्टर है, और नल वेक्टर की आर्बिट्ररी डायरेक्शंस होती है, इसलिए हम थीटा यहाँ पे नहीं फाइंड कर पा रहे क्योंकि इसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी है। तो इसका मतलब है कि रिवर्स रिलेशन जो है वो हमारे पास सिर्फ कब वैलिड है, जब Z इक्वल टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हो, तो आप को एक्स वाई गिवन हो तो आप आर थीटा फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं फाइंड कर सकते। तो मीन्स हम पोलर फॉर्म
सारे नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फाइंड कर सकते हैं, ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम कोई पोलर फॉर्म फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स और वाई ट्रेस किए गए। अब इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म में क्या होते हैं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म होती है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अभी लास्ट रिलेशन से जब हमने x फाइंड किया तो वो r cos थीटा था, y r sin थीटा था। ये पुट करके r कॉमन लें तो ये इनसाइड cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा आ गया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे वो ये है कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि z का मॉडुलस फाइंड करें इस रिलेशन से, तो दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच गिव्स अस 1। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लें तो r होता है, तो z मॉड बिकॉज मॉडुलस है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में r पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट जब हम इस r को कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ करेंगे तो ये ऑलवेज हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। ये डिफरेंस नोट कर लें कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में r मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बट जब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में यूज़ करेंगे तो r शुड बी पॉजिटिव। ओके, अब थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की बात करें जो कॉम्प्लेक्स में हम नोटेशन यूज़ करते हैं। तो मॉडुलस के लिए हम z मॉड की नोटेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंगल थीटा हम फाइंड कर रहे हैं टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, दिस इज कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ रिमार्क में आर्गूमेंट की नोटेशन देख लें कि दिस इज इक्वल टू ए आर जी ऑफ z। स्मॉल a से हमने लिखा है तो इसको कैपिटल ए आर जी लिखेंगे तो इसके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। वो अगली स्लाइड्स पे हम आपको बताते हैं कि इसके मीनिंग्स कैसे डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे ये आर्गूमेंट जो मैंने लिखा है ये स्मॉल ए आर जी से लिखा है। नेक्स्ट रिमार्क इज आर्गूमेंट इज नॉट यूनिक। वाई आर्गूमेंट इज नॉट यूनिक? अभी हम जस्ट कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्गूमेंट फाइंड करके देखते हैं कि वो यूनिक क्यों नहीं होते। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में अगर आप एक्सप्रेस करें -√3 माइनस आयोटा के पोलर फॉर्म में, अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पोलर फॉर्म की बेसिक डेफिनेशन देखें तो आपको r और थीटा चाहिए। तो इसके लिए आपने पहले r फाइंड आउट करना होगा, देन थीटा फाइंड करना होगा, एंड देन इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म आएगी हमारे पास। अब -√3 माइनस आयोटा की पोलर फॉर्म फाइंड करते हैं। लेट कर लेते हैं हम कि z इक्वल है -√3 माइनस आयोटा। दिस गिव्स अस x इक्वल टू -√3 एंड y इज इक्वल टू -1। सो r इज इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2, राइट। What about theta? Theta is equal to tangent inverse y upon x। अच्छा, अब यहाँ पे नॉर्मली हम कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं कि टेंजेंट इनवर्स -1 ओवर -√3 किसके इक्वल आएगा। तो कैलकुलेटर जब भी यूज़ करें उसके लिए कुछ चीज़ें जहन में रखें, स्पेशली जब आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ कर रहे हैं और एंगल थीटा फाइंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि कैलकुलेटर जो भी आपको एंगल देता है वो -90 और +90 के इन बिटवीन देता है ऑलवेज, राइट। मीन्स फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल की कैलकुलेशन देता है, सेकंड और थर्ड में नहीं देता। आप कोई भी एंगल ट्राई कर लीजिएगा। अब अगर इस नंबर को देखें तो ये नंबर जो मैंने लिखा है इसमें x कोऑर्डिनेट -√3 है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो इसको हम प्लॉट करें तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये -√3 लेट अस सपोज यहाँ पे और -1 यहाँ कहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की इस पोजीशन पे स्केच होगा -√3 एंड -1, राइट। तो इसका ओरिजिन से अगर पोजीशन वेक्टर स्केच करें ये आता है।
अब बेसिकली जब हम थीटा की बात करते हैं तो आर्गूमेंट जब हम मेजर करते हैं तो ये एंगल हमेशा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है। जैसे बेसिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप लोगों ने की होगी, हम जस्ट ये फर्स्ट 2 लेक्चर्स उसकी रिवीजन कर रहे हैं, तो इसको ज़रा देख लीजिएगा। अब एंगल अगर हम फाइंड आउट करें तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट एंगल है थीटा। बट अगर आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड करें टेंजेंट इनवर्स 1/√3, तो कैलकुलेटर से जो टेंजेंट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू मिलेगी आप वो फाइंड करके देखिएगा, वो आपके पास π/6 आएगी, 30 डिग्री आएगी, बिकॉज टेंजेंट 30 1/√3 के इक्वल है। तो कैलकुलेटर बेसिकली यहाँ पे हम माइनस माइनस कैंसिल करके 1/√3 का टेंजेंट फाइंड करके बता रहा है, तो वो ये वाला एंगल है, जस्ट ये वाला एंगल π/6। तो इनफैक्ट जो आप इसका आर्गूमेंट बात कर रहे हैं, तो आर्गूमेंट तो आपके पास जो एंगल होता है वो हमारे पास विद पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस होता है। और आई होप कि आपको एंगल्स की मेजरमेंट के बेसिक रूल्स पता होंगे कि एंगल जब भी एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं, एंगल जब भी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं उसको नेगेटिव लेते हैं। और यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब एंगल की हम मेजरमेंट किया करेंगे, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने इनिशियल लाइन को एज ए एक्स एक्सिस ट्रीट किया है, तो एंगल की मेजरमेंट हमेशा हम फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लिया करेंगे। सो इसका जो एंगल हमारे पास बन रहा है वो आप नोट करें डायग्राम में, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 का एंगल बन रहा है प्लस ये थीटा, तो टोटल एंगल जो आपके पास इस नंबर का एक्चुअली फाइंड हुआ वो पाई प्लस π/6 आ गया, मींस टोटल एंगल 7π/6 आ गया। अच्छा, अब क्या ये यही एंगल है या इसको हम किसी और तरह से भी देख सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप एक कंप्लीट रोटेशन और लें इस एंगल की, मींस इस थीटा को अगर मैं एज्यूम कर लूं कि ये थीटा नॉट है, तो नेक्स्ट थीटा नॉट प्लस 2π निकालें, आप चेक कीजिएगा वो भी सेम एंगल बनेगा। एक कंप्लीट रोटेशन हुई है, 2π ऐड हुआ है, तो वापस हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह थीटा नॉट प्लस 4π करें, ठीक है। तो इन जनरल अगर हमारे पास एंगल थीटा नॉट हो तो उसमें जो भी उसके 2 and π मल्टीपल्स होते हैं वो सारे सेम एंगल्स देते हैं, इसको हम थीटा कहते हैं। तो ये थीटा आर्गूमेंट है। यहाँ पे n हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, मींस n = 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज हम एज्यूम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे थीटा नॉट हमारे पास फर्स्ट आर्गूमेंट था, यहाँ पे थीटा नॉट हमारे पास फर्स्ट आर्गूमेंट आया था, एंड देन हमने उसके मल्टीपल्स देखे कि उसके मल्टीपल्स क्या बन रहे हैं। जैसे 7π/6 है, प्लस इसमें 2π ऐड करें तो एंगल की मेजरमेंट मज़ीद आती जाएंगी, सेम एंगल की मज़ीद वैल्यूज़ आती जाएंगी। सो ये पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया है कि आर्गूमेंट इज़ नॉट यूनिक। तो आर्गूमेंट के बारे में जस्ट 1-2 पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है मैं जल्दी से फिर रिपीट कर दूं कि कैलकुलेटर से एंगल फाइंड करते वक्त आपने ये एहतियात करनी है कि कैलकुलेटर जो एंगल देगा वो आपको फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा, जबकि यहाँ पे जो हम एंगल यूज़ कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, थर्ड में भी है, तो हम इन दोनों के लिए जब करेंगे एंगल तो आप देखेंगे उसमें हम पाई ऐड करके या पाई को सब्ट्रैक्ट करके उस एंगल को हम लेकर आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कुछ और कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गूमेंट्स फाइंड करते हैं। जैसे z = आयोटा का अगर आर्गूमेंट आप लें तो ये 0 + आयोटा है, x is 0, y is 1, सो थीटा = टेंजेंट इनवर्स y/x। आप इसके लिए बेहतर है कि पहले इसको प्लॉट कर लिया करें ताकि पोजीशन ट्रेस हो जाए ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो x0 y1 लें तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे लाई करता है y एक्सिस पे, तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंगल देखें तो ज्योमेट्रिकली हमें इसका एंगल पता चल गया π/2, राइट। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/0 एंड टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी
और टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है। सिमिलरली अब आप लोगों ने ट्राई करना है इसको, z इक्वल टू माइनस आयोटा का एंगल क्या आएगा हमारे पास, z इक्वल टू 3 का एंगल क्या होगा, z इज इक्वल टू -7/2 का एंगल क्या होगा। इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एंगल्स आपने फाइंड आउट करने कि इनके एंगल्स क्या बनेंगे हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हम जो प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट का आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है, कोशेंट का आर्गुमेंट कैसे निकाला जाता है, इनके लिए फार्मूले डेवलप करने लगे। ये जनरल रिजल्ट है कि Z1 Z2 प्रोडक्ट का जो आर्गुमेंट होगा ये आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस आर्गुमेंट ऑफ सेकंड नंबर होगा। सिमिलरली जो कोशेंट ऑफ टू नंबर का आर्गुमेंट होगा ये आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस आर्गुमेंट ऑफ सेकंड नंबर होगा, राइट। इसको जस्ट मैं प्रूफ करता हूँ फर्स्ट पार्ट को, और सेकंड पार्ट का प्रूफ के स्केच हम देख लेंगे कि क्या किस तरह प्रूफ करेंगे। अब क्योंकि हमें आर्गुमेंट चाहिए इसलिए बजाय इसके कि हम कार्टेशियन फॉर्म लें वहाँ से आर्गुमेंट फाइंड करें, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एज्यूम ही पोलर फॉर्म में कर लेते हैं। सो लेट Z1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, राइट। और यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जब भी हम पोलर फॉर्म लिया करेंगे थीटा मस्ट बी इन रेडियन नॉट इन डिग्री। टेक्निकल रीजंस के एंगल्स को कब हम रेडियन में यूज़ करते हैं कब डिग्री में यूज़ करते हैं, तो आप नोट करें कि नॉर्मली जब हम अगर इस तरह की इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैलकुलस में देखते थे तो साथ मेंशन होता था कि x इज इन रेडियन, राइट। सेम केस में आप लोगों ने FSC लेवल्स पे देखा होगा कि हम एक वेल नोन प्रूफ करते हैं कि L इज इक्वल टू आर थीटा। किसी भी सर्कुलर आर्क का अगर रेडियस से सर्कल का r है, r की लेंथ L है, इस r का सेंट्रल आर्म थीटा एंगल बना रहा है तो L इक्वल टू आर थीटा, तो इस प्रूफ में भी थीटा इज इन रेडियन होना चाहिए। अब क्या वजह है कि जब हम ट्राइंगल सॉल्व करते थे वहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती थी, थीटा हम रेडियन में भी यूज़ कर लेते थे, डिग्री में भी यूज़ कर लेते थे, बट यहाँ आपके पास रेडियन मेजरमेंट्स क्यों ज़रूरी है। रीज़न ये होती है कि जब भी आप यहाँ पे देखें तो आप एंगल को एक नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो एंगल मस्ट बी इन रेडियन होना चाहिए ताकि ये नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे x को एज ए नंबर भी यूज़ कर रहे हैं, x को एज ए एंगल भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसको रेडियन में होना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन जब आती हैं तो हम एंगल पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि एंगल मस्ट बी इन रेडियन, और इसकी आगे एप्लीकेशंस आप जब देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे भी z मस्ट रेडियन में होना चाहिए। ओके, प्रूफ की तरफ वापस आते हैं। हम प्रूफ करने जा रहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गूमेंट होता है या आर्गूमेंट ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस आर्गूमेंट ऑफ सेकंड नंबर के इक्वल होता है। तो Z1 हमने एक नंबर लेट किया R1 cos थीटा 1 और Z2 नंबर लेट किया R2 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 से ये नंबर लेट कर ली। अब इनको मल्टीप्लाई करें ऑर्डिनरी वे में, तो दिस इम्प्लाइज Z1 Z2 इज इक्वल टू R1 R2 इंटू cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाइड विद cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, राइट। ऑर्डिनरी वे में इनको मल्टीप्लाई करें R1 R2 इंटू, जस्ट में मल्टीप्लिकेशन के एक स्टेप स्किप करके बाकी लिख रहा हूँ, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आयोटा cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 एंड देन लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन आयोटा स्क्वायर गिव्स अस -1, सो माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, राइट। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर हम सेपरेट करें तो Z1 Z2 का प्रोडक्ट इक्वल आ जाएगा R1 R2 इंटू, अब नोट करें कि इनका जो रियल पार्ट बन रहा था
हम नोट करेंगे जो इनका रियल पार्ट बन रहा था वो है cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2. सो रियल पार्ट गिव्स अस cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2. और जो इमेजिनरी पार्ट बन रहा था और बेसिकली ये आ गया. और इमेजिनरी पार्ट इसका देखें तो आयोटा कॉमन लें तो हमारे पास आ जाता है sin थीटा 2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 sin थीटा 1 प्लस आयोटा टाइम्स sin थीटा 2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 sin थीटा 1. ओके, अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करें यहाँ पे तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 मीन्स cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा. दिस गिव्स अस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा. सिमिलरली इसमें क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होती है तो इस टर्म को मैं एज ए फर्स्ट टर्म ट्रीट कर रहा हूँ. sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 sin थीटा 2 sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा. दिस इज इक्वल टू sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा. तो यहाँ पे हम नोट करें कि अगर मैं लेट कर लूँ कि r इक्वल है r1 r2 के एंड थीटा इक्वल है थीटा 1 प्लस थीटा 2 के तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म आ जाती है विद दिस टर्म इज इक्वल टू थीटा एंड दिस टर्म इज इक्वल टू r. सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म आ गई. तो यहाँ से हम z1 z2 नंबर का मॉडुलस देखें तो दिस इज इक्वल टू r1 r2 एंड थीटा का रिलेशन देखें तो थीटा इक्वल आता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 मीन्स दिस इज इक्वल टू z1 z2 and this is equal to argument of z1 plus argument of z2. तो ये इसका प्रूफ था कि प्रोडक्ट का जो आर्गूमेंट होता है वो आर्गूमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. और यहाँ हमें साथ एक एडिशनल रिजल्ट मिल गया कि प्रोडक्ट का जो मॉडुलस है वो मॉडुलस के प्रोडक्ट के इक्वल है. इसका पहले प्रूफ हमने कार्टेशियन फॉर्म से देखा, अब इसका प्रूफ हमने पोलर फॉर्म से देखा. अब इसका सेकंड रिजल्ट जो है आर्गूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 ये आपने खुद ट्राई करना है. सेम पैटर्न फॉलो करना है. पोलर फॉर्म लेकर डिवाइड करें और डिवाइड करेंगे तो जो ओवर वाली टर्म होगी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें एंड देन रेस्ट सिमिलर कैलकुलेशंस हैं और उसके बाद इजीली आपके पास ये प्रूव हो जाएगा कि आर्गूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2. ओके, नेक्स्ट जैसे हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंट आर्गूमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आयोटा का आर्गूमेंट कैलकुलेट किया था तो वो π/2 आया था. आप नोट करेंगे आयोटा का आर्गूमेंट π/2 है. इसमें आप 2π ऐड करें तो आप वापस यहाँ पे पहुँच जाएंगे. तो π/2 प्लस 2π/2 एंड सो ऑन ये सारे आयोटा के आर्गूमेंट्स आते जाएंगे. तो अब इन सब में से हम किस आर्गूमेंट को एज ए आर्गूमेंट सेलेक्ट करें. आर्गूमेंट तो ये सारे ही हैं बट वो आर्गूमेंट जो एक सर्टेन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे उसको हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गूमेंट थीटा को हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहेंगे अगर थीटा लाई करेगा बिटवीन -π एंड +π, राइट. और ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होता है ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक होता है. आर्गूमेंट्स यूनिक नहीं होता बट प्रिंसिपल आर्गूमेंट यूनिक होता है. तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की इम्पॉर्टेंस ही ये है कि ये यूनिक होता है हर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. अच्छा, अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट मेजर करते वक्त एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आर्गूमेंट -π से ग्रेटर होना चाहिए एंड लेस आर इक्वल टू π होना चाहिए. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यहाँ पे पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो इसका आर्गूमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे. रीज़न ये है कि इसका एंगल जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करें तो ये तो आपने π से ग्रेटर एंगल मेजर कर लिया.
तो यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गूमेंट तो इसका मतलब है हमें नजर नहीं आ रहा, तो फिर आपने इस आर्गूमेंट को क्लॉकवाइज मेजर करना है और क्लॉकवाइज मेजर करते वक्त इसको नेगेटिव लेना है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपके पास पॉइंट फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है या पॉइंट आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, लेकिन अगर पॉइंट थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो उसको आपने क्लॉकवाइज मेजर करके उसे नेगेटिव लेना है। जैसे आयोटा का आर्गूमेंट π/2 है और इसी में अगर हम माइनस आयोटा का आर्गूमेंट देखें तो ये अब ये लाइन बैरियर लाइन है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए आप इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। सो आपने अब क्लॉकवाइज मूव करना है तो ये एंगल तो 90 बनता है, बट z इक्वल टू माइनस आयोटा का जब आर्गूमेंट लिखेंगे तो आर्गूमेंट ऑफ z बेसिकली -π/2 आता है। ये एक सिंगल आर्गूमेंट आ गया। अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्योंकि यूनिक होता है इसलिए इसके लिए हम सिंबल कैपिटल A से स्टार्ट लेते हैं, कैपिटल ARG ऑफ z। तो यहाँ पे पॉइंट आउट फिर कर दूं मैं कि आर्गूमेंट यूनिक नहीं होता, उसे नॉर्मली हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट यूनिक होता है तो इसलिए इसके लिए कैपिटल A से हम स्टार्ट लेते हैं, राइट। और आप अब इन दोनों का रिलेशंस अगर देखें तो आप किसी भी आर्गूमेंट को अगर लेट अस सपोज थीटा एनी आर्गूमेंट है, थीटा नॉट उस नंबर का प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, तो इसको आप इस रिलेशन से लिख सकते हैं। यानी प्रिंसिपल आर्गूमेंट में जब 2π के मल्टीपल्स ऐड करते जाएं तो वो आपके पास सारे आर्गूमेंट्स आते जाएंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर के। ओके, नेक्स्ट फाइंड द प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स ऑफ 1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, -1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। ये कुछ नंबर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जिनके प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं। जस्ट इनमें से एक दो नंबर्स के प्रिंसिपल आर्गूमेंट मैं फाइंड कर देता हूँ, बाकी आप इसी पैटर्न पे इनको ट्राई करेंगे। लेट अस सपोज सबसे पहले मैं 1 प्लस आयोटा का आर्गूमेंट फाइंड करता हूँ। तो लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। आर्गूमेंट के लिए थीटा फाइंड करना है, सो एक्स वाई चाहिए, x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 एंड थीटा गिव्स अस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x 1 ओवर 1, राइट। एंड पहले पॉइंट ट्रेस करें कि कहीं ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में है इसको, ताकि हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें या क्लॉकवाइज। तो 1 पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फाइन, कोई इशू नहीं। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस करेंगे तो ये इसका आर्गूमेंट थीटा आ जाएगा। तो टेंजेंट इनवर्स 1 आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ये π/4 होता है। सो 1 कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट π/4 होता है। अब सिमिलरली इसमें से हम एक और एग्जांपल पिक करते हैं। जैसे मैं आर्गूमेंट ले लेता हूँ -1 माइनस आयोटा का, ताकि ये डिफरेंट हो जाए। तो अब हम z इक्वल टू ले रहे -1 माइनस आयोटा, थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, -1 माइनस आयोटा। सो ये पॉइंट की वेक्टर फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे आप नोट करें तो हम एंटी क्लॉकवाइज इसका आर्गूमेंट फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज वो पाई से ग्रेटर आ जाएगा, प्रिंसिपल नहीं होगा। लिहाजा इसका आर्गूमेंट हम क्लॉकवाइज फाइंड करेंगे, राइट। तो अब थीटा फाइंड आउट करें सेम टेंजेंट इनवर्स y ओवर x के फार्मूले से। तो y इज -1, x इज -1। तो अगेन हम देखते हैं कि ये टेंजेंट इनवर्स 1 बनता है, π/4 बनता है, बट ये आर्गूमेंट π/4 तो नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कैलकुलेटर जो आपको आर्गूमेंट देगा वो हमेशा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा। अब ये कैलकुलेटर से जो आप आर्गूमेंट फाइंड कर रहे हैं वो एक्चुअली ये वाला आर्गूमेंट आपको निकाल के बता रहा है, ये वाला आर्गूमेंट निकाल के बता रहा है, राइट। बिकॉज ये टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर 1 को ट्रीट कर रहा है और उसको π/4 लिख रहा है। बट आर्गूमेंट हम देख रहे हैं कि टोटल आर्गूमेंट ये सारा है हमारे पास। तो अब इस सारे आर्गूमेंट को आप कैसे लिखोगे? तो आप नोट करें कि अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूं तो इस लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो 180 का बन रहा है, पाई बन रहा है, राइट। और ये एंगल हमने माइनस करना है क्योंकि हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए। सो इस नंबर का जो आर्गूमेंट बनेगा वो हमारे पास पाई माइनस π/6 इतना एंगल बनेगा। और क्योंकि ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट है तो इसको आप नेगेटिव लेंगे। तो ये इस नंबर का हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ जाएगा।
सेम केस में आपने बाकी नंबर्स के आर्गुमेंट मेजर करके देखने हैं जी हमारे पास क्या आते हैं। ओके, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट या पोलर फॉर्म की एप्लीकेशंस क्या है। इससे पहले आपने सीखा ही है कि हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लेना हो तो कोई इशू नहीं, x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर आप सिंपल फार्मूले से ओपन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशंस के थ्रू। तो मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इनका रिजल्ट लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा जेड स्क्वायर। इसी तरह आपको अगर जेड का क्यूब फाइंड करना पड़े तो आप इसको भी फाइंड कर लेते हैं, लेकिन आप सोचें अगर जेड की पावर आपको 1000 फाइंड करनी पड़ जाए तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है कि आप z को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करें रियल सेंस में। तो इस डिफ़िकल्टी को सबसे पहले सॉल्व किया अब्राहम डिमोवी ने, जिस फार्मूले का नाम रखा गया डिमोविज थ्योरम या डिमोविज फार्मूला। डिमोविज फार्मूला बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर फाइंड करना हमें बताता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। और एक और जो मेजर एप्लीकेशन है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट कैसे फाइंड किए जाते हैं, वो हम इस फार्मूले में देखते हैं। अब डिमोविज फार्मूले की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n इक्वल होता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यहाँ पे फार्मूले की फॉर्म सिंपल रखने के लिए वेक्टर जो ट्रीट किया गया है वो यूनिट वेक्टर है। रीज़न ये है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की मैग्नीट्यूड आप फाइंड करें, मॉडुलस फाइंड करें, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 आएगा। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी मैग्नीट्यूड या मॉडुलस 1 है, राइट। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होने की वजह से मैं इसे यूनिट वेक्टर कह रहा हूँ। अब इसकी पावर n लें तो डिमोविज थ्योरम ये बताता है कि पावर एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इक्वल है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के। यहाँ पे मैंने बताया था कि एंगल को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो एंगल रेडियन मेजरमेंट में होना चाहिए। तो n हमारे पास एक नंबर है, थीटा एंगल है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस वजह से एंगल की मेजरमेंट यहाँ पे रेडियन में होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इस फार्मूले का प्रूफ आप लोगों ने किया होगा एलिमेंट्री लेवल्स पे। यहाँ हम इसका प्रूफ नहीं डिस्कस कर रहे, जस्ट इसकी एप्लीकेशन चंद एक डिस्कस करेंगे। बेसिक जो ओरिजिनली प्रूफ किया था डिमोविज ने ये फार्मूला, वो n इंटीजर्स के लिए प्रूफ किया था। बाद में देखा गया कि इसका प्रूफ ट्रू है इवन इफ वी टेक n इज इक्वल टू ए रैशनल नंबर। तो एप्लीकेशन जैसे मैंने पहले बताई कि इसको यूज हम करते हैं टू फाइंड पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड टू फाइंड रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लेकर इसकी पावर्स फाइंड करता हूँ। अब देखें, हम अगर 1 प्लस आयोटा की पावर 300 फाइंड करें तो कार्टेशियन वे में इसको फाइंड करना वेरी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज 1 प्लस आयोटा को 300 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम डिमोविज थ्योरम से इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, इसकी पावर मीन्स z पावर 1, z की पावर 300 अब मैंने फाइंड करनी है। ओके, अब डिमोविज थ्योरम अप्लाई करना है तो इसके लिए कंडीशंस क्या थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास पोलर फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम z की पोलर फॉर्म फाइंड करते हैं। पोलर फॉर्म के लिए हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z चाहिए। दिस इज इक्वल टू ऑफ कोर्स x भी 1 है, इस केस में y भी 1 है, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर गिव्स अस √2। लेट मी कॉल इट r and theta is equal to tangent inverse y over x 1 over 1, because ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 1 1, so angle is this one which is tangent inverse 1 pi by 4 के इक्वल आ गया। ओके, तो z की जो पोलर फॉर्म का फार्मूला r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा and this is equal to √2
इंटू cos ऑफ π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4। अब दोनों तरफ पावर आप रेज कर दें 300, तो z टू द पावर 300 इज इक्वल टू √2 टू द पावर 300 इंटू cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 टू द पावर 300। डिमॉविस फार्मूला अप्लाई करें, दिस गिव्स अस 2 टू द पावर 150, right, and this gives us cos 300 times π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 300 टाइम्स π/4, पावर एंगल से मल्टीप्लाई होगी। अब इस नंबर को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, cos ऑफ सिंप्लीफाई करके इसका cos ले लें प्लस आयोटा साइन ऑफ दिस नंबर सिंप्लीफाई करके इसका साइन फाइंड कर लें। तो आप देखें जस्ट हमने फ्यू स्टेप्स के अंदर z की पावर 300 फाइंड कर ली। इसी तरह आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिमॉविस थ्योरम। तो नॉर्मली जब हमारे पास पावर्स 3 से एक्सीड कर जाती हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि आप डिमॉविस फार्मूला यूज़ करें टू फाइंड द पावर्स। ओके, डिमॉविस थ्योरम की जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट फाइंड करना। तो इसको हम होपफुली कमिंग किसी लेक्चर्स में जब हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ हम इसके एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम इंटीग्रेशंस वगैरह स्टडी करेंगे, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, एट द एंड एक दो और पॉइंट जो इस लेक्चर से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे वो ये वाले हैं कि हमारे पास अगर x रियल होता तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं। दिस इज इक्वल टू x इफ x इज पॉजिटिव एंड दिस इज इक्वल टू -x इफ x इज नेगेटिव। इन कंट्रास्ट विद कॉम्प्लेक्स z, अगर हम x प्लस आयोटा y लेते हैं तो हमारे पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस है √x² प्लस y²। अब रियल में आप नोट करें कि -3 का मॉडुलस हम 3 लेते हैं, मीन्स -3 का मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू इज द नंबर इटसेल्फ विदाउट साइन, राइट। बट कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं है। आप नोट करें, अगर z इक्वल टू 9 आयोटा में ले लेता हूँ और उससे -9 आयोटा ले लेता हूँ तो इसका मॉडुलस जो है ये इक्वल आएगा 0², रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -9, सो प्लस -9² एंड दिस गिव्स अस 9। सो नोट दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज 9, नॉट 9 आयोटा। मीन्स रियल में नंबर इटसेल्फ विदाउट साइन लेते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो नंबर इटसेल्फ विदाउट साइन नहीं होता, बल्कि उसका एक और फार्मूला है प्रॉपर √x² प्लस y², जिसके थ्रू हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं। ये तो डिफरेंस आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू इन रियल एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इन कॉम्प्लेक्स का। तो जस्ट क्विकली हम देखते हैं कि आज के लेक्चर्स में हमने क्या कुछ स्टडी किया। आज के लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म स्टडी की, मॉडुलस और आर्गुमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन किए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट हर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक होता है, और बैरियर लाइन हमारे पास थी नेगेटिव x एक्सिस, राइट। एंड सेकंड थिंग जो इसके अगर हम रियल से डिफरेंसेस नोट करें तो मेजर डिफरेंस अभी मैंने एब्सोल्यूट का बताया कि रियल सेंस में एब्सोल्यूट के मीनिंग डिफरेंट हैं बट कॉम्प्लेक्स में मीनिंग्स डिफरेंट हैं। और इसके अलावा कंपैरिजन ऑफ रियल सिस्टम विद कॉम्प्लेक्स सिस्टम में रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आप रूट फाइंड करें तो वो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। जैसे एफएससी लेवल पे हमने देखा था कि अगर हमसे
1 के क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो इसके रूट्स आते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बोथ आर कॉम्प्लेक्स. -1 is also complex because every real number is complex number, so root of complex numbers are complex. Similarly अगर आप 4th रूट निकालें यूनिटी के तो ये आते हैं +-1 + आयोटा. तो ये भी 4 के 4 रूट्स आप देख सकते हैं कि सारे कॉम्प्लेक्स हैं. बट रियल में ऐसा नहीं होता, बिकॉज अब अगर 1 को एज ए रियल ट्रीट करें तो इसके सारे रूट्स रियल नहीं आए. तो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट रियल रूट नीड नॉट बी रियल. समटाइम्स वो रियल होते हैं बट समटाइम्स नहीं होते. ये मेजर डिफरेंस था. एंड दिस इज द रेफरेंस फॉर दिस लेक्चर्स.